अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और पेडागोजिया स्कूल एंड कॉलेज में बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ। आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ, आज की जो बायोलॉजी का पेपर है वो सॉल्व करने। तो वैसे पेपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, एमसीक्यूज़ में 1-2 एमसीक्यूज़ जो है वो थोड़े से मुश्किल आए हैं। मीन के उसमें आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी आसान है। तो चलो हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ यहाँ पर आप लोगों के पेपर में पूछा गया है, पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। पैलियोंटोलॉजी ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये हम किस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं, फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं। आप लोग डिस्कस करते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेनिंग्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये वाला एमसीक्यूज़ आसान है, चैप्टर नंबर 1 से है। एमसीक्यू नंबर 2 है, ओराइजा सेटाइवा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। ये जो अंडरलाइन किया है इसको हाईलाइट कर दे, मेरे ख्याल में केपीओ ने साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन नहीं करते ना। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज है ना, ये अब मुझे याद नहीं है, आई थिंक सो ये नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं है लेकिन पंजाब बुक में है, पीएलडी जो पब्लिशर है लाहौर। तो ओराइजा सेटाइवा आप लोग याद रखेंगे कि ये साइंटिफिक नेम होता है किसका, राइस का, चावल का साइंटिफिक नेम ओराइजा सेटाइवा होता है। एमसीक्यू नंबर 3 है, ऑल आर रिलेटेड विद मलेरिया एक्सेप्ट। सारे के सारे मलेरिया के साथ एसोसिएटेड है। अब आप लोग देख लेना, एनाफिलीज उस मॉस्किटो का नाम है जो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करता है, क्विनाइन उस ड्रग का नाम है जो मलेरिया को ठीक करता है, और प्लाज्मोडियम उस पैरासाइट का नाम है जो मलेरिया काज करता है। एडीज आप लोग याद रखेंगे कि ये एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि असल में एडीज हम उस मॉस्किटो को बोलते हैं जो डेंगू वायरस को स्प्रेड करता होता है। एमसीक्यू नंबर 4 है, ऑस्मोसिस से है, चैप्टर नंबर 4। इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट वुड हैपन। आप प्लांट सेल उठाते हैं ना और वो किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो जब आप सेल वहां रखेंगे तो वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा, सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो आप लोग याद रखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, वो टर्जिड हो जाएगा। अब मैं भी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि नहीं सेल रप्चर कर जाएगा। सेल तब रप्चर करेगा जब वो एनिमल सेल हो, अगर वो प्लांट सेल हो तो यू नीड टू रिमेंबर वो टर्जिड होगा, क्योंकि सेल वॉल उसको सपोर्ट कर रहा होता है। एमसीक्यू नंबर 5 है, ऑल ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। सेल मेम्ब्रेन में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता। ये वाले वैसे जो एमसीक्यूज है ये बहुत पहले, लाइक मैंने किसी एंट्री टेस्ट के पेपर में भी देखा है आसान वैसे, कि सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या नहीं होता, डीएनए नहीं होता। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग पढ़ते हैं कि लिपिड्स भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, डीएनए उसमें नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 6 है, द गिवन डायग्राम इज रिलेटेड विद। ये एक क्रोमोसोम दिया गया है और यहाँ लिखा है सेंट्रोमियर। पिक्चर जरा क्लियर नहीं है, यहाँ लिखा है सेंट्रोमियर। फिर ये क्रोमोसोम अगर आप लोग देख लेना तो ये डुप्लीकेट हो गया है। यहाँ पर इसके पास ये एक आर्म है, यहाँ पर दो आर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। तो चूंकि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम किस में होता है, एस फेज में होता है। हमने पढ़ा है कि एस का मतलब होता है सिंथेसिस, और यहाँ पर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा, डबल हो जाएगा, क्रोमेटिड उसके डबल होंगे। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ जाते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, कि विच ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड एक्शन। इसमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी मदद से एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट शो हो रहा है। तो आप देख ले, ये जो ऑप्शन ए है इसमें ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन फिर डीनेचुरेशन काज हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए होगा। एमसीक्यू नंबर 8, ऑल दो क्लास में तो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन की है तो फिर सही होगा, आसान है। और ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, जिन लोगों के साथ टीचर ने नहीं डिस्कस किया उनके लिए मुश्किल होगा। डिटरमिन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ गिवन इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना है, गिवन इक्वेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिटरमिन करना है। तो आप देख लीजिए NADH है ना, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस होना है, आप समझिए कि इसका ब्रेक डाउन होना है जो भी है। 3 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज हो गए हैं। अब ये जो 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स है, ये देखिए हर एटीपी का ब्रेक डाउन हो गया तो 3 एडीपी उससे बन गई, और उसके पास एक एक जो फॉस्फेट था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो लॉस हो गया। ठीक है, 3 एटीपी का एक एक फॉस्फेट लॉस हो गया।
तो इसका मतलब कि 3 फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर गए होंगे। अब एक एक फॉस्फेट बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो आप समझे 3 एडीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर गए हैं, 3 बॉन्ड्स ब्रेक कर गए होंगे। 7.3 को आप लोग मल्टीप्लाइड कर दे इसके 3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? 21.9 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, द करेक्ट पेयर ऑफ वाइटामिन्स एंड इट्स डेफिशिएंसी काज्ड डिजीज इज। ये वाले तो मैंने आप लोगों को पेपर में भी दिया था। एमसीक्यू नंबर 9 जो है, जो विटामिन डी है, ये अगर इनकेस इसकी डेफिशिएंसी हो तो इसकी वजह से क्या होगा? रिकेट्स या काज होगा, जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। बोन्स का एक प्रॉब्लम है, बोन्स के साथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर है। बाकी तीन जो है वो क्या है? वो गलत है, वो मिसमैच्ड है। स्टमक वॉल इज नॉट डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ। स्टमक वॉल को कौन प्रोटेक्ट करता है? ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं कि थिक लेयर ऑफ म्यूकस बनता है, तो उस म्यूकस लेयर की वजह से स्टमक वॉल क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। पेप्सिन तो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, सिलाइवा उधर प्रोड्यूस ही नहीं होता। विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप लोगों के पेपर में ये वाला क्वेश्चन है कि द ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा होता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन आप लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, विच वेल्व प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। ये वाला इंतहाई आसान से एमसीक्यू है, और ये एंट्री टेस्ट में भी सेवरल टाइम्स आया है लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक सा। सो बाइकस्पर्ड वेल्व जो है, जिसके 2 कस्प होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे कि ये क्या करता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। ट्राइकस्पर्ड वेल्व जो है, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होता है। सो मेरे ख्याल में कि ये जो 12 एमसीक्यूज है, इसमें मेरे मुताबिक आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो ये एमसीक्यूज नंबर 8 होगा। बाकी इंतहाई आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, आसान है। इसको आप लोग मेरे ख्याल में कि कम से कम 11 मार्क्स आप लोगों के आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए सब्जेक्टिव पार्ट है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा है इसमें। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन रेलेवेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन द फॉलोइंग एक्शंस। अगर आप लोग यहाँ, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स इनकी इस एकेडमी में पढ़ चुके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं पेपर में। ऑल्दो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैंने ये वाला नहीं दिया, लेकिन ह्यूमन हार्ट का जब हम डिस्कस करते थे, या हम किडनी का स्ट्रक्चर जब डिस्कस करते थे, तो ये एसोसिएटेड है। ग्रीन लीव्स, wait, identify briefly explain the relevant branch of biology in the following actions। ग्रीन लीव्स जो है वो हम किस में पढ़ते हैं? ये आप समझिए कि बॉटनी में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। हेरिडिटी हम किस में डिस्कस कर रहे होते हैं? जेनेटिक्स में। सो यहाँ पर हमारे ये 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्लियर हो जाते हैं। एमसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा हिस्सा है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अब देख लिए सामने लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका मतलब कंपोजिशन का 1 मार्क है, स्ट्रक्चर का दूसरा मार्क है, और फंक्शन का जो है वो तीसरा मार्क है। तो कंपोजिशन में आप लोग क्या डिस्कस करेंगे? आप बोलेंगे कि जो राइबोसोम होता है वो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। स्ट्रक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? आप बोलेंगे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मौजूद होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है तो फिर आप लोग वो जो 60s और 40s वाली बातें अगर याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। फंक्शन में आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, तो प्रोटीन सिंथेसिस ये कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हाउ डिड एएफए किंग ऑब्जर्व दैट मॉस्किटो इज इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये तो मेरे ख्याल में मैंने हर पेपर में आप लोगों को दिया होगा। एएफए किंग के 3 ऑब्जर्वेशंस के बारे में बता रहा है। आप लोग इसमें लिखेंगे कि 1883 में एएफए किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस मलेरिया के स्प्रेड के हवाले से लिस्ट किए थे। उसमें से 3 ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं? जो लोग इनडोर्स होते हैं उनमें मलेरिया कम होता है, जो लोग आउटडोर्स होते हैं उसमें मलेरिया ज़्यादा है। इसके साथ साथ नॉन स्मोक एरिया में मलेरिया ज़्यादा है, स्मोक एरिया में मलेरिया कम है। इसके साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो लोग नेट यूज़ करते हैं उसमें मलेरिया कम है, और जो लोग नेट नहीं यूज़ करते, मच्छरदानी, उसमें मलेरिया ज़्यादा है, ठीक है। ये भी आसान है। एमसीक्यू सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हिस्सा है, व्हाट आर प्लेक
थ्रोम्बस एंड एम्बोलस। आप लोग याद रखेंगे कि जो प्लेक होता है, ये ब्लड वेसल वॉल के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। थ्रोम्बस में आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें ब्लड क्लॉट बनता है। क्या बनता है? ब्लड क्लॉट बनता है। थ्रोम्बस का मतलब ब्लड क्लॉट। और एम्बोलिस आप लोग डिस्कस करेंगे कि जब वो ब्लड क्लॉट डिसलॉज हो जाता है, डिसलॉज मीन वहां से हट जाता है, तो फिर हम इसको बोलते हैं एम्बोलिस। तो ये भी आसान है, इसमें भी मसला इतना ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे ख्याल में कि ये तो मैंने स्कूल के बच्चों से सही ठीक ठाक इसकी प्रैक्टिस कराई थी, अब इन केस गलत ना किया हो, ऑल्दो ये इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। वायरसेस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वाई? इसका आंसर आप लोग करेंगे बिकॉज वायरसेस आर कंसिडर्ड एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप बोलेंगे कि वायरस को असल में एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट नॉन लिविंग थिंग कंसिडर करते हैं, तो जब ये नॉन लिविंग थिंग है तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द फाइव किंगडम्स। ये हमेशा फाइव किंगडम से बाहर ही रहेगा। बायो में हम इसको पढ़ेंगे लेकिन क्लासिफाई नहीं किया। कंप्लीट द फ्लो चार्ट। यहाँ वैसे फ्लो चार्ट वायरस के स्ट्रक्चर के हवाले से मिसिंग है। आप लोगों की बुक का एग्जैक्ट जो फ्लो चार्ट है वो उठाया है। यहाँ पर लिखा है कोर, यहाँ पर मैं लिखूंगा कोट। ये ऊपर वाले पार्ट में क्या आएगा? कोट आएगा। कोर में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इधर मैं लिखूंगा कि कोर या तो होगा डीएनए और या उसका क्या होगा आर। कोर में मैं यहाँ पर लिखूंगा डीएनए और आरएनए, कोई भी हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि वायरस के पास डीएनए और आरएनए दोनों साथ नहीं होंगे, कोई एक होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट ये टेबल वाले क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये वहां चैप्टर से एग्जैक्ट ये टेबल उठाया है। हम इसको कंप्लीट करेंगे। इंजाइम का नाम लिखना है और वो किस सबस्ट्रेट पे एक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो इंजाइम का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइपेज होगा, और यहाँ पर सबस्ट्रेट होगा लिपिड, और लिपिड को ग्लाइसरोल फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। एरेप्सिन, एरेप्सिन एक एंजाइम का नाम है। ये डाइपेप्टाइड पे एक्ट करता है, और इसको किस चीज में कन्वर्ट, ये एक्ट करता है डाइपेप्टाइड पे नहीं, ये एक्ट कर रहा होता है वेट, ये एक्ट कर रहा होता है पॉलीपेप्टाइड पे। जस्ट अ मिनट, पॉलीपेप्टाइड पे, और पॉलीपेप्टाइड को किस चीज में कन्वर्ट करता है? डाइपेप्टाइड में। यहां पर मैं क्या करूंगा? डाइपेप्टाइड लिखूंगा। लैक्टोज, लैक्टोज के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं लैक्टेज, और इसके साथ में लिखूंगा इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? वो ग्लूकोज होगा। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन हार्टिकल्चर एंड एनिमल एनिमल हस्बेंड्री। तो हार्टिकल्चर तो इंतहाई आसान है, इसमें आप लोग बोलेंगे द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, आर्ट ऑफ गार्डनिंग हम इसको बोलते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री आप बोलेंगे कि केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स जो कि लाइव स्टॉक में आते हैं, जो कि हमें फूड दे रहे होते हैं, ठीक है, मिल्क दे रहे होते हैं, मीट दे रहे होते हैं, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द 3 काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये तो हर दफा पेपर में आता है, आसान है। काजेज में से एक फायर आप लिख ले, दूसरा आप रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है लिख ले, और तीसरा आप इवन फ्लड भी लिख ले, काजेज की बात हो रही है ना, एंड सो ऑन। ये तो सबको आता ही, आसान है। ड्रा डायग्राम ऑफ न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का जब आप डायग्राम बनाते हैं तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे? ये वाला एक्सॉन बनाएंगे, एक्सॉन के साथ यहाँ डेंड्राइट्स बनाएंगे, और यहाँ पर आप उसके साथ ये सेंटर वाली सेल बॉडी और ये उसके एक्सटेंशंस होंगे। ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। इसमें आप लोग अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस बनाएंगे, बीच में वो जो पैलिसेड मेसोफिल है और स्पॉन्जी मेसोफिल है ये बनाएंगे सारे के सारे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। ब्रीफली डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में आप लोग बोलेंगे कि एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं सेल के अंदर। वो एंजाइम्स यहाँ पर सेल के अंदर क्या करना शुरू कर देते हैं? ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। वहां से एपोप्टोटिक ब्लिब्स बनते हैं, और एपोप्टोटिक ब्लिब्स बनने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है। हाउ साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो आप प्लांट्स में किस चीज का जिक्र करेंगे? फ्रेगमोप्लास्ट का जिक्र करेंगे, और एनिमल्स में आप लोग किस चीज का जिक्र करेंगे? क्लीवेज फर्व का जिक्र करेंगे। आप बोलेंगे कि एनिमल्स में क्लीवेज फर्व बनता है और प्लांट्स में क्या बनता है? फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। एमसीक्यू नंबर सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्रोफेज।
ये वाले पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा है। आप लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, और क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन मटेरियल चेंजेस इनटू क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। और आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेंट्रियोल्स है दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स। वेन्स में आप लोग डिस्कस करेंगे कि एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, दूसरा इसमें वेल्व्स मौजूद होते हैं। और स्ट्रक्चर में आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसके 3 लेयर्स बने होते हैं, जिसमें से ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एंटिमा हम बोलते हैं, इनर आउटर एंड। वो जो 3 लेयर्स होते हैं जो कि मसल से बने होते हैं, एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से पेपर में भी पूछा है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लोअर करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन, बाय स्ट्रेचिंग बॉन्ड्स इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और इसी के साथ साथ बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम एनवायरनमेंट टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेशन ऑफ फूड। ओरल कैविटी में आप लोग बोलेंगे टंग जो है वो फूड को टेस्ट करता है, टीथ जो है वो फिजिकल डाइजेशन करते हैं, स्लाइवा जो है वो केमिकल डाइजेशन कर रहा होता है, टंग फिर बोलस बना रहा होता है, और स्लाइवा में स्लाइवरी माइलेज एंजाइम होता है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन अकर हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब लॉक एंड की मॉडल विद डायग्राम। लॉक एंड की मॉडल में आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये मिल्फिस्चर ने प्रेजेंट किया था, और फिर आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसके मुताबिक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है वो हमेशा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम अपना शेप चेंज नहीं करता। डायग्राम वैसे इसका सिंपल सा है। हाउ डज पीएच इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, डिस्क्राइब इट्स सुटेबल ग्राफ। तो आप लोग बोलेंगे कि हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है, स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच चाहिए होता है। वो पीएच अगर चेंज हो तो उसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। ग्राफ इसका जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा और फिर नीचे यहाँ पर आ जाएगा। पेप्सिन का आप लोग डिस्कस करेंगे 2 to 3 पीएच, और ट्रिप्सिन का आप लोग बोलेंगे 7 to 9 पीएच में वो एक्टिविटी करता है। Identify antigen and antibodies in person having blood group A, B and O। सपोज करते हैं एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं होगा। जिस बंदे का ब्लड एंटीजन ए होगा वहां एंटीबॉडी बी होगी, और अगर बी एंटीजन है तो वहां एंटीबॉडी ए है, अपोजिट जाएंगी। और यहाँ कोई एंटीजन नहीं है तो ए बी एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होंगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये पूरा इसका आंसर है। गिव समरी ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ये तो वैसे पूरा वो जो केल्विन साइकिल आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो समरी की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 6 में आप लोग देख ले। 3 PGA और रोबिस्को और राइबोलोज बिसफॉस्फेट वाली बातें सारी की सारी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्क्राइब विद इक्वेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग बोलेंगे कि जो रिएक्शन अकर होता है, अगर आप लोग नेशनल बुक फाउंडेशन बुक पढ़ चुके हैं तो उसमें फिर 2 पॉइंट्स है। आप लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल भी अकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्मेशन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में क्रेब्स साइकिल का ही आपसे पूछा है। इक्वेशन आप लोग क्रेब्स साइकिल वाला लिखेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्रॉसिंग ओवर तो वो तो आसान है कि मियोसिस 1 में 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। कियास्मेटा 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको कियास्मेटा बोलते हैं। साइनेप्स जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना, उस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल सा है। ये है शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस देखता हूँ अगर इसमें कोई मुश्किल है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये तो वैसे मैंने आप लोगों को गेस्ट पेपर में दिया है, ये सिंपल सा है। स्ट्रक्चर में आप लोगों ने उसके डबल एनवेलप डिस्कस करना है, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ना है, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है। फंक्शन ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है एंड सो ऑन। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, इसमें फ्लो चार्ट आप लोग बनाएंगे। तो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में आप क्या करें, आप बोले कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स कर दे, फिर उसका 120 डेज लाइफ और वीक्स लाइफ, थ्रोट लाइफ एंड सो ऑन। ए न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस और नो न्यूक्लियस एंड सो ऑन। डिस्कस 2 हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस ये, और पोटेशियम इनफ्लक्स इफ्लक्स हाइपोथेसिस ये डिस्कस करेंगे। दोनों के 2.5 2.5 मार्क्स है।
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ये मैंने आप लोगों को गेस में भी दिया है। स्टमक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जे शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स आप लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट आर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है। आप लोग बोलेंगे कि इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है, इसकी वजह से एसिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट बढ़ती है, इसकी वजह से बुक में स्पेसिफिक लाइंस डिस्कस किया है कि प्रेडेटरी बर्ड्स का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, एम्फीबियंस का पॉपुलेशन कम हो जाएगा एंड सो ऑन। ये तो रट्टे वाला है, चैप्टर नंबर 4 से आया है। एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं और इसका इंपॉर्टेंस यही है कि अर्लियर टाइम्स के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इसी से एनर्जी हासिल करते। बॉडी में अगर इनकी ऑक्सीजन कम हो जाए तो वो भी यही से एनर्जी हासिल करते हैं। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप लोग क्या पढ़ेंगे, ये देख ले। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहले बोले कि कैरलस लिनियस ने ये प्रेजेंट किया था ताकि जो नेम्स में इशू आ रहा है उसको सॉल्व किया जाए। सिग्निफिकेंस में आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो जो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है कि कभी कभार सेम एनिमल के डिफरेंट नेम्स होते हैं, कभी कभार डिफरेंट एनिमल्स के सेम नेम्स होते हैं, और कभी कभार जो कॉमन नेम होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं। तो आप लोग बोलेंगे 3 पॉइंट्स इसमें आ गए कि मिसलीडिंग होते हैं कॉमन नेम, सेम एनिमल के डिफरेंट नेम्स होते हैं, और एक एनिमल के डिफरेंट नेम्स होने के साथ साथ कभी कभार मैनी एनिमल का एक नेम हो सकता है। रूल्स में फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग बोलेंगे कि फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन कर ले, अगर हैंड राइटिंग में करना है तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए, इटैलिक में करना चाहिए, और फिर एग्जांपल्स लिख ले ओराइजा सिटाइवा। और अगर आप लोग गेस पेपर दे चुके हैं, या अगर आप लोग जिस तरह पेज पे अपलोड कर दिया है ना एक दफा, वो भी देख ले पेज पे। अगर आप लोग एफएलपी दे चुके हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग के लिए आसान होगा। बस मेरी तरफ से यही था, कुछ ना कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और बस फिर नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट पेपर देंगे। बेस्ट विशेस, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।